अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान अली अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग्स। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारे पास इस चैप्टर की मैक्सिमम डेफिनेशंस आने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन डेफिनेशंस को आज हमने समझना है और उसके बाद सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सरसाइज में जस्ट हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे डेफिनेशंस के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। तो चलें आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेफिनेशंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की। बड़ी आसान डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार मौजूद हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो एक ही कतार जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 2 3 ये एक कतार ले लें, आपको अच्छी तरह पिछले लेक्चर में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पिछले लेक्चर में जाके वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। तो जिसमें एक ही कतार हो उसे हम कतारी कॉलम कहते हैं। अब अगर इसके लिए कंडीशन फिक्स हो गई है कि इसमें एक ही कतार होगी, तो हमें ये पता है कि ऑर्डर लिखते हुए हम पहले रो को लिखते हैं, तो हमेशा यहाँ पे किसी भी ऑर्डर कतारी कॉलम का ऑर्डर लिखते हुए 1 हमेशा फिक्स रहेगा। इधर इसका ऑर्डर है 1/3, तो ये जो 1 है ये हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमेशा एक रो आया करेगी। अब ये रो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जैसा कि इसमें हम अगर 1 2 ले लें तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है, या फिर 1 0 3 4 जितने मर्जी हम कॉलम ले लें, लेकिन रो इसमें एक ही रहनी चाहिए। इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉलम जिसमें हो, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो, उसे हम रो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? 1 3 4, इसमें हम कतारों को जितना मर्जी इंक्रीज भी करते जाएं या इससे कम भी ले लें, तो ये एक कॉलमी कॉलम भी कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम नज़र आ रहा है। तो इसका ऑर्डर, कॉलमी कॉलम का ऑर्डर भी हमेशा 3/, इसका ऑर्डर क्या आया? 3/1। कॉलमी कॉलम में ऑर्डर हमेशा इधर 1 ही आया करेगा। इसके लिए कतारी के लिए ये 1 फिक्स होगा और कॉलमी मैट्रिक्स के लिए ये हमेशा फिक्स होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? मुस्ततीली कॉलम जिसे कहते हैं उर्दू में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी ऑर्डर सेम नहीं आएगा। ऐसा कॉलम जो कि मरबी ना हो, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 2 1 4 0 1, ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद सेम ना आए। तो इसमें कतारें कितनी हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमेशा इसमें ये याद रखना, जब ऑर्डर लिखोगे ये इंसा और ये इंसा कभी भी सेम नहीं आ सकते। ठीक है जी, ये सेम नहीं आ सकते। तो ये ऐसा कॉलम जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना आए, उसे हम मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। हमने दो ऊपर डेफिनेशन जो की है, रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की, इनको भी हम मुस्ततीली कॉलम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, मरबी कॉलम। ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमेशा रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल रहेगी। 3 2 4 0, जिसका ऑर्डर हमेशा आपको कैसा नज़र आएगा? इसमें हमने जो एग्जांपल ली है वो 2/2 की है। इसमें हमारे पास हमेशा ये जो ऑर्डर फर्स्ट वाली एंट्री और ये वाली है, रोज और कॉलम्स की तादाद हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
सिफरी कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर सिफरी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम एंट्रीज, तमाम अरकान सिफर हों, उन्हें क्या कहते हैं? सिफरी कॉलम। फॉर एग्जांपल 0 0 0। अब इनका ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हैं। इधर मैंने 2 बाई 2 लिया है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है जिसमें 0 0 0। ये हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स है। समझ आ गई? इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये ना हो कि एमसीक्यूज में नल मैट्रिक्स आ जाए और आपको पता ही ना हो। नल मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैंने कहा है कि इसका मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम में मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बाई 2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? इसका ऑर्डर 2 बाई 3। तमाम वो मैट्रिक्स जिनके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो सिफरी कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज कॉलम। ट्रांसपोज कॉलम में क्या होता है कि हमने ट्रांसपोज लेना है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो जो आंस आए उसको हम कहते हैं ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम है। जो भी मैट्रिक्स का हमने नाम रखा हो, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका हम 3 2 1 4 0 3, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका हमने नाम रख लिया ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज क्या होता है? जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और ये ऊपर लिखा जाता है। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल टी से। ये ऊपर लिखा जाता है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, इसके ऊपर हम टी लिख दें, जैसे इधर 1 पे लिखा है। अब ये टी ख़त्म कैसे होगा? हम अगर इसकी रोज़ की तादाद को कॉलम्स की तादाद में चेंज कर दें तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज कॉलम। 3 2 1 क्या किया हमने? इस रो को इस तरफ लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 0 और 3। ये हमारा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? तारों की तादाद को कॉलमों में बदल देने से जो नया कॉलम बनता है उसे हम ट्रांसपोज कॉलम कहते हैं। तो क्या बना? ये जो हमारे पास कितारें थी ये रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास मनफी मैट्रिक्स, मनफी कॉलम, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। एक कॉलम अगर आपके पास ए है तो इसको आपने 1 2 3 -5, ये अगर हम ले लें तो नेगेटिव मैट्रिक्स इसका क्या होगा? -a। और -a कैसे आता है? इस ए के तमाम एंट्रीज को नेगेटिव कर देने से। तो इसका -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -3 और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 5 आ जाएगा। ये थी नेगेटिव कॉलम की डेफिनेशन। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। हमने जो लास्ट में पीछे सारी डेफिनेशंस की हैं वो ज़रा इजी थी क्योंकि उनके नाम से हमें डेफिनेशन का आइडिया हो जाता है। ये दो डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की थोड़ी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ए ही आ जाए तो क्या बन जाएगा? हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से और जो हमारे पास इनिशियल ए मैट्रिक्स हो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम इस डेफिनेशन में जो एग्जांपल लिया है इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है। हमने ट्रांसपोज कैसे लेना है? पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देना, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देना और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देना। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन चेक करनी है। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया हमने इसको देखना है 1 1 2 2।
तो सारी एंट्रीज को चेक कर लें, सारी एंट्रीज सेम ही है, तो इसका मतलब है ये जो ए है वो ए टी के इक्वल है। ए किसके इक्वल आ गया? ए ट्रांसपोज के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो वाला मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करे वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसके आगे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, तो इसको ज़रा गौर से समझ लें। इसमें कंडीशन ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ कंडीशन क्या थी? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों को चेक करना है वो सेम होंगे। इसमें थोड़ी सी एडिशन क्या करनी है, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव। तो हमने ए का लेना है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपो मैट्रिक्स लिया, उसका ले लिया हमने ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसको जो रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव कर देना है। तो फिर देखना है कि उसका जो आंसर आया वो ए के इक्वल अगर आ जाए तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो हम ये इधर एग्जांपल ले लिए, ए मैट्रिक्स है एक, अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लें 0 2 3, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, -2 0 1 -3 -1 0, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब मैंने क्या कहा है कि नेगेटिव उसको कर देना है जो हमारे पास ए ट्रांसपोज, हमने इसको ए का जो ट्रांसपोज आया इसको नेगेटिव कर देना। इसको अगर नेगेटिव करें तो 0 +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -2 0 1 -3 -1 0। लें जी, हमने डेफिनेशन को तो कंप्लीट कर लिया। अब चेक कर लें कि ये जो ए मैट्रिक्स लिया था ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमारे पास 0 0 2 2 3 3, तो ये तमाम एंट्रीज को देख लें, ये सारी सेम एंट्रीज है। इसका मतलब हमारे पास ए के इक्वल कौन सा आ गया, -a ट्रांसपोज। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। बुक वाला लिखता है अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, -a के, ठीक है, तो बात वही है। अगर -a इसको कर लें तो फिर इसके इक्वल चेक कर लेंगे, अगर इसको माइनस कर लें, या फिर इसको अगर माइनस कर लिया है तो फिर ए के इक्वल चेक कर लेंगे। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई है इस मेथड को फॉलो करके अब क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, फिर कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। ऐसे थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, आपको जैसे अच्छा लगे वो कंडीशन लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ गई डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद 3 कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डेफिनेशन में ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें डायगोनल के अरकान में से वितरी अरकान में से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर होना चाहिए। अब जो डेफिनेशन मैंने की बताई है उसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज या फिर वितरी अरकान। वो क्या होते हैं? एक लफ्ज़ होता है वितरी अरकान और एक होता है गैर वितरी। गैर वितरी और वितरी में फ़र्क ये होता है कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसके पहली रो के पहले एलिमेंट से जो वैल्यू स्टार्ट करके वितर एक बनाना है, इसे कहते हैं वितरी अरकान। ठीक है जी, ये हमारे पास है वितरी अरकान। अगर पहले रो का जो आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी एंट्री से अगर हम वितर नीचे को बनाएं तो इसे कहते हैं गैर वितरी अरकान। तो ये एक एडिशनल चीज़ मैंने बता दी है, इधर इस डेफिनेशन में इसका काम तो कोई नहीं है, लेकिन वितरी अरकान होते कौन से ये याद रखने के लिए पहली रो के पहले एलिमेंट से जो वितर स्टार्ट होता है उसे वितरी अरकान कहते हैं। डेफिनेशन वाला कहता है कि इनमें से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर होना चाहिए, बाकी सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स अपर डायगोनल्स इन्हें कहते हैं और इन्हें लोअर डायगोनल्स कहते हैं, ये सारे एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो कम से कम एक रुकन जो है वो गैर 0 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों भी अगर गैर सिफर हों तो फिर भी ये
वितरी मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन मिनिमम एक नंबर जो है वो गैर सिफर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक और ये मैट्रिक्स आ जाए 0 2 0 0 1, तो इसमें हमारे पास वितर के तमाम अरकान गैर सिफर है, तो ये भी हमारे पास ये वितरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें वितरी अरकान की डेफिनेशन पढ़ ली है और वितर का भी पता चल गया, तो ऐसी डेफिनेशन जिसमें हमारे पास वितर के जो अरकान है वो सारे सेम आए, स्केलर से सेम से निकला है। सेम अरकान कौन से होने चाहिए? वितर के। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और इधर 2 ले लें, 0 0 2, तो इसमें जो वितर के अरकान है वो सारे सेम होने चाहिए और बाकी जितने ऊपर डायगोनल और लोअर डायगोनल हैं वो सारे हमारे पास 0 होने चाहिए, तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, ये वो कालब होता है जिसमें हमारे पास वितर के जो अरकान हैं वो सारे 1 ही होने चाहिए। ऊपर हमने किया कि वो सेम होने चाहिए, इधर सारे के सारे सेम होके 1 ही रहने चाहिए। 0 0 0 0 0 0, बाकी सारे 0, अपर और लोअर डायगोनल 0 और वितर के अरकान जो हैं वो हमारे पास 1 होने चाहिए। इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन तीनों डेफिनेशन को जिसको अब हमने पढ़ा, इन तीनों मैट्रिक्स के ये ज़रूरी है कि ये तीनों मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है ये मरबी मैट्रिक्स ही हो तो फुलफ़िल होती है। मरबी के अलावा कोई भी मैट्रिक्स इनको फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो आपने पेपर में जब लिखना है तो मरबी का लफ्ज़ तीनों में लाजमी लिखना है कि सिर्फ ये मरबी मैट्रिक्स जो होते हैं वही वितरी होते हैं, वही स्केलर होते हैं और वही हमारे पास वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी बनते हैं, जिनको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा और बताता चलूँ कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, उस नंबर का जो आंसर आता है मल्टीप्लाई होने के बाद वो सेम वही आता है जो कि वो नंबर खुद होता है, इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशन इस पोर्शन की होगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं उसमें है क्या। तो ये हमारे पास है बुक जिसमें उसने कहा है फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन, सेकंड और हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। उसने ऊपर जो चंद मैट्रिक्स के नाम लिखे हैं कि सिर्फ आपने इनमें से ही देखना है कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, या फिर इसमें स्क्वायर, रो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो हमने इनके हिसाब से देखना है। अगर पेपर में आ जाए आपके पास कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो हमें बहुत सारी शक्लें दे रहा होता है, जैसे कि ये एक वितरी कॉलम भी है, रो मैट्रिक्स भी है और मुस्ततीली मैट्रिक्स कॉलम भी है जिसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने उन दोनों तीनों को ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उन पेपर के नीचे, क्वेश्चन के नीचे उसके लिख देने हैं। तो हमने पेपर में इस क्वेश्चन के नीचे जितने भी एक मैट्रिक्स के नाम होंगे वो लिख देने हैं। इधर जस्ट उसने जो ऊपर पूछा हुआ है उनमें से ही बताना है। तो इसके पीछे डेफिनेशन पढ़ाने का मकसद यही था कि आपको ये सारे जो है मैट्रिक्स को देखते हुए सारी ये आपके पास जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप इनको देख के बता दें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जैसे कि ये इसमें से हमने बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। तो ये पहला मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर,
तो उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके इनको सॉल्यूशन लिख लोगे। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हमने पहले सॉल्व करना है। 3 में से 5 में से 3 माइनस किए 2 बचा, इधर भी 2 है, तो आपने ये बता देना है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी 2, ये भी 2 और ये 0 0। तो ये जो रो मैट्रिक्स है, रो एलिमेंट्स है, सॉरी वित्तीय अर्कान है, ये दोनों 2 2 हैं, सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, जिसमें हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई वगैरह जो भी। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन पीछे की है कि एक मैट्रिक्स हो जिसको हम नेगेटिव करते हैं, इसके साथ नेगेटिव लगाना है और इसके तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं, इनको मतलब कि नेगेटिव कर देना है। जब इधर नेगेटिव लगा के उसको अंदर मल्टीप्लाई बारी बारी करते हैं तो वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और जिसके साथ प्लस हो वो माइनस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, तो मैंने ट्रांसपोज फाइंड करके भी बताया है उसकी एग्जाम्पल में, उसकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमने वेरीफाई करना है, हमें ए की और बी की वैल्यू दे दी गई है, हमने वेरीफाई करना है कि एक एलिमेंट का ट्रांसपोज लेके उसका फिर ट्रांसपोज ले लें तो वही इनिशियल एलिमेंट बन जाता, मैट्रिक्स बन जाता है या नहीं। तो इसमें हमारे पास वेरीफाई भी हो जाएगा, अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन कर लें तो वेरीफाई भी हो जाएगा, ट्रांसपोज भी आ जाएगा, तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जिसमें हमारे पास ए जो है वो दिया गया है 1 2 0 1। अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया हो तो हमने फाइंड करना है, इसकी तस्दीक करनी है। तो इसको स्टार्टिंग से देख लें, तरीका देखना है मेन चीज़, क्योंकि सॉल्यूशन आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इसको स्टार्टिंग से देख लें, इसका मेथड सारा अच्छी तरह याद रख लेना है कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसके, तो इधर ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी। फिर इसमें से देखना है कि सबसे पहले डायरेक्ट ये सारा सॉल्व हो जाएगा या उसके अंदर में से कुछ छोटी वैल्यूज को सॉल्व करके फिर बड़ी सारा टोटल सॉल्व करना है। तो इसमें हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला काम करना है। तो हम इधर लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दी ए की जगह पे, उसकी वैल्यू आ गई, और टी की जगह पे वैसे ही ट्रांसपोज लिख दिया। तो इसका ट्रांसपोज कैसे ख़त्म करते हैं, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर देना। 1 2 किस में चेंज हो जाएगा, पहले कॉलम में, और 2 0 जो 2 है 0 1 सेकंड वाली रो है वो सेकंड वाले कॉलम में चेंज हो गई। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। तो हम नेक्स्ट इसको करते हैं, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, ये, इसकी इधर हमने वैल्यू लिखनी है, इसके ऊपर क्या लिखा है टी, इसके ऊपर टी लिख देना। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज अगर इसको फाइंड करें तो क्या आएगा 1 0 और 2 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अगर हम इधर लिखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ए। इधर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2, ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, ए की वैल्यू। तो ए को मज़ीद हम सॉल्व तो करना नहीं है इसको, ठीक है जी। तो हमने ये देखना है कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, और ये जो राइट साइड थी, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये इक्वल है तो हमने इधर लिख देना है, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उर्दू मीडियम वाले लिख देंगे, पर साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया कि जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। हमारा ये पूरा पोर्शन जो इसमें डेफिनेशन थी और इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इसकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छी तरह, पेपर में भी आपके बहुत काम आएंगे। और नेक्स्ट मैट्रिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी क्लास पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन आपको आती होंगी, तो फिर ये आप मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।